दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने 5 मार्क्स वाला जो संपर्षण होती है ना, वह 99% स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि आखिर हमारे एग्जाम में संपर्षण कैसे क्वेश्चन आती है, कैसे लिखना है। ये और स्टूडेंट्स तो दूर की बात मेरे दोस्तों, अच्छा टीचर्स को पता नहीं होता है कि संपर्षण क्या होती है। आप देखेंगे 2024 के पेपर को पीछे उठा करके तो मेरे दोस्तों यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे संपर्षण। याद रखना है मेरे दोस्तों, संपर्षण से क्वेश्चन 100% आपके पेपर में छपती है। अब संपर्षण को लिखेंगे कैसे और कौन कौन सा संपर्षण इंपॉर्टेंट है, आज हम लोग इस टॉपिक के माध्यम से बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिए संपर्षण ऐसे लिखा जाता है, संपर्षण। याद रखना है, इसका मतलब होता है कि कुछ स्टेटमेंट दिया जाता है। इसका मतलब होता है क्या कि कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, उस स्टेटमेंट को सबसे पहले आप समझिए कि यह किसने लिखा है और कौन सा टॉपिक से उठाकर दिया गया है। अगर ये दो चीज अगर आपको पता नहीं होगा तो आप संपर्षण का आंसर नहीं कर पाएंगे। खैर बात करेंगे अगला वीडियो में हम लोग निबंध लेखन, पत्र लेखन और हमारा संचार जनसंचार संपादक फीचर लेखन के बारे में। तो तैयार है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। आइए सर सॉरी भाई, पहला उठाता आपके स्टेटमेंट। पहला आप स्टेटमेंट को देखिए, कहता है वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रम वंश जीवन संचित, मधुकारियों की भीख लुटाई, छलछल थे संध्या के आश्रम, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वाता अनंत अंगड़ाई। ये स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा और नीचे लिखा रहेगा इन वाक्यों का संपर्षण निकालें। बस इतना आपका लिखा होगा। लिखेंगे कैसे सर? सबसे पहले फॉर्मेट, फिर हम लोग याद रखना है मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को फॉर्मेट देखना है, फिर टेक्निक देखना है कि लिखेंगे कैसे। जैसे देखिए सबसे पहले फॉर्मेट, सबसे पहले आपको लिखना होगा प्रसंग। क्या लिखना होगा मेरे भाई? सबसे पहले होगा प्रसंग, संपर्षण नहीं प्रसंग। ये प्रसंग का मतलब क्या होता है, आइए सर बात करते हैं। अगर आप प्रसंग नहीं लिखते हैं तो आपका संपर्षण का एक भी प्रश्न सही नहीं होगा। आइए सर देखिए, प्रसंग का मतलब होती है क्या कि ये कौन सा टॉपिक से लिया गया है और इसका राइटर कौन है और किस चीज के बारे में बात करना चाह रहे हैं। इसके बाद आते हैं सर व्याख्या। सबसे इंपॉर्टेंट आता है सर हमारा व्याख्या। व्याख्या करना होगा, ये हमारा 4-5 जो लाइन दिया गया था स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट से रिलेटेड क्या कहना चाहता है हमारा कवि, इसके बारे में आपको लिखना है। जैसे मैं एक दिखा रहा हूं, प्रस्तुत अवतार हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा में संग्रहित प्रसिद्ध कवि श्री जयशंकर प्रसाद की देवसेना का गीत नामक कविता से अवतरित है। सीधा सीधा नहीं लिख देना है कि प्रसंग है, अच्छा ये लिखना है कि ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचिता हमारा लिखना है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित देवसेना का गीत के कविता से लिया गया। नहीं, थोड़ा सा लिखने का स्टाइल देखिए, तब ना एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगी। प्रस्तुत अवतार हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, हमारा हिंदी का पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित प्रसिद्ध कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी की देवसेना का गीत नामक कविता में अवतरित है। ठीक, इसके बाद लिखना यह गीत जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नाटक स्कंद गुप्त से उद्गृहित है। यह कौन सा गीत से उद्गृहित है तो बताएंगे सर स्कंद गुप्त से उद्गृहित है। क्या मेरे भाई? या तो आप लिख सकते हैं कि यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंद गुप्त के नाटक द्वारा लिया गया है। आप उद्गृहित नहीं लिख पाएंगे तो आप लिख सकते हैं कि लिया गया है। ठीक है, इस नाटक की नायिका देवसेना अपने जीवन की अंतिम संध्या बेला में अपने यौवन काल के कुछ वेदनामयी क्षणों के अनुभव को याद करते हुए गाती है। यानी जो हमारा देवसेना है इसके अंदर में कष्ट आती है, दुख आता है, इसके बारे में वो विवरण देते हैं। क्या देते हैं मेरे भाई? इसके बारे में वो विवरण दे रहे हैं कि कैसे आज संध्या बेला का अंतिम चरण में मुझे कितना दुख हो रही है। ठीक है, इसके बाद लिखना है मेरे भाई क्या कि उसकी आंखों से बीते पलों की याद से उपजे आंसू का मतलब जो हमारा आंसू टपकती है ना, वही आंसूकन बह रहे हैं। और इसके अंदर में इतने दुख, इतने वेदना, इतना पीड़ा, इतना कष्ट आ चुकी है हमारे। जयशंकर प्रसाद कहता है कि इतना वेदना आ चुकी है हमारा। याद रखना है मेरे दोस्तों किसके बारे में? तो याद रखना है मेरे भाई,
हमारा स्कंद दुख के बारे में जो बताया गया था, इतना दुख इतना दर्द आ चुकी है कि इसका हम विवरण नहीं दे सकते हैं। बस इतना जान लीजिए कि हमारे आंखों से टप 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 बारिश हो रही है। ठीक है, फिर आगे कहता है कि देवसेना अपने जीवन की, अब आपको व्याख्या लिखना है, ये हमारा प्रसंग हो गया, फिर आपको व्याख्या लिखना है। यूं ही 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे, लिखने का टेक्निक देखिए। देवसेना अपने जीवन की संध्या बेला में अपने अतीत को याद करती है। जो हमारा देवसेना है वो अपने अतीत को याद करते हैं, यानी बीते हुए काल के बारे में याद करते हैं। अतीत के स्मरण से उसके मन में एक वेदनामयी हुक सी उठती है, और जैसे ही वो अतीत को याद करते हैं तो उसके मन में पूरी तरह से मेरे दोस्तों एक वेदना उठती है। ओ माय गॉड, इतना दुख, इतना कष्ट, इतना पीड़ा, इसके मन में एक दुख उठती है, वह अनुभव करती है। अब हमारा जो देवसेना है वो अनुभव करती है कि उसे जीवन में वेदना के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं मिला है। अब हमारा देवसेना ये भावना में प्रकट करती है, ये हमारा जो देवसेना है वो जीवन में मेरे दोस्तों पूरी तरह से ये अनुभव करती है कि हमारे जीवन में आज तक वेदना के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला है, मुझे दुख के सिवा अपने जीवन में कुछ भी नहीं मिला है। आगे कहता है कि अपने यौवन काल में वह स्कंदगुप्त का प्रेम पाने में विफल रही। कहता है मेरे भाई, अपने यौवन काल में, मतलब हम अपने जीवन काल में हम स्कंदगुप्त से जो प्यार करते थे, इसको प्यार को पाने के लिए हम तरस गए, लेकिन प्यार मुझे मिला नहीं, मैं विफल हो गया। वह अनुभव करती है कि उसने अपने श्रम बल से जीवन में संचित पूंजी को भी नहीं बचा पाई, और मैंने उनसे, देवसेना से इतना प्यार किया कि हम अपने पैसों को भी बचा नहीं पाया, है ना भाई। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, नहीं बचा पाई। यह उसके जीवन की एक विचित्र विडंबना है। हृदय में मचलने वाली कल्पनाओं से सो जाने के लिए कहती है, कहता है बेटा आप सो जाओ, तुम्हारे नसीब में प्यार नहीं लिखा है। कौन कहता है? हमारा, याद रखना है दोस्तों, देवसेना कहती है, अरे तेरे समय में, तेरे दिल में, तेरे नसीब में प्यार नहीं लिखा है, तू सो जा। ठीक है, वह विवशता भरे शब्दों में अपने जीवन में स्वाभाविक सुखों, आशाओं, आकांक्षाओं से विदा लेती है। आज के बाद हम इन सब चीजों से दूर रहेंगे, इन सब चीजों को मैं परहेज करूंगी। वह अनुभव करती है कि उसका यौवन काल भ्रम की स्थिति में ही बीत गई। एक इंसान के अंदर में भ्रम होती है ना भाई, वो कि हाँ मैं प्यार कर रहा हूं तो वो भी प्यार कर रही है, मैं प्यार कर रही हूं तो वो भी प्यार करता है ना। तो इसी भ्रम से हमारे देवसेना का पूरा लाइफ बीत गया है। बाद में पता चलता है कि हमारे देवसेना से वो प्यार, स्कंदगुप्त प्यार नहीं करता है। अब वह मानती है कि उसने अपने जीवन में संचित कुछ मधुकारियों की भांति दूसरे पर लुटा दिया। आप सोच रहे कि मेरे जितना धन दौलत था मैंने सब कुछ लुटा डाला। उसने स्वयं के लिए अब तक कुछ भी बचा ना छोड़ा, और उसने स्वयं के लिए अब तक कुछ भी बचा नहीं छोड़ा। इसलिए वह अब अपनी सभी आशाओं आकांक्षाओं से विदा ले लेती है। अब कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैं सारा आशा, जो मैं आशा रखा था कि स्कंदगुप्त मुझसे प्यार करती हैं, नहीं, ये सब आशा नहीं, सारे मेरे दोस्तों आशा आकांक्षाओं से वो विदा ले लेती है। देवसेना अपने जीवन के संध्या काल में अपने यौवन काल की स्मृति को याद करते हुए पर्याचलित स्वरूप आंसू बहा रही है। और मेरे भाई, देवसेना अपने जीवन काल के जब शाम होती है, संध्या बेला होता है, वो अपने अतीत को याद करती है और इतना रोती है, जारो कतार रोती है, उसकी आंखों से बारिश होने लगती है। ठीक है, आगे कहता है मेरे भाई, कहता है कि उसकी आंखों से आंसू हर समय गिरते रहते थे। उसकी जीवन यात्रा में अब कभी ना समाप्त होने वाली खामोशी छाई हुई है। वह कभी किसी की नहीं हो पाई और अपने जीवन में जिंदा नहीं रह पाई। इस तरह से मेरे दोस्तों आपको अच्छी तरह से लिखना है तो आपको 5 मार्क्स यूं ही मिल जाएगी। हाँ भाई, कितना मार्क्स? 5 मार्क्स चुटकी में मिल जाएगा। बस लिखने का टेक्निक देखिए कितना सुंदर मैंने लिखा कि इस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगी, ये स्टेटमेंट दिया होगा और इससे पूछा जाएगा संप्रेषण निकाले। ठीक है, तो मैंने एक संप्रेषण बताया। आप देखिए जो इंपॉर्टेंट है, मैं हर एक वो संप्रेषण आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, हर एक वो। ठीक है, हर एक वो संप्रेषण आपके सामने मैं लेकर आया मेरे दोस्तों, जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आइए सर, इस शहर में वसंत अचानक आता है। अब देखिए क्या बोल रहा है, इस शहर में
वसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहरतारा या मुंडवाडी की तरफ से उठता है धूल का एक बाउंडर, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। बस ये स्टेटमेंट होगी और लिखा होगा इसी क्वेश्चन पेपर की तरह कि प्रसंग निकाले। बस लिखना है भाई। सबसे पहले आपको तो देखना होगा ये टॉपिक कहां से लिया गया है, इसका राइटर कौन है। अगर नहीं पता है ना मेरे दोस्त तो नहीं लिख पाएंगे आंसर। हाँ याद रखिएगा, जैसे लिखिएगा प्रसंग, सबसे पहले लिखना है क्या, प्रसंग। मैंने कहा भाई प्रसंग लिखिए। केदारनाथ सिंह द्वारा रचित, किसने लिखा है, केदारनाथ सिंह। ओ मेरे दोस्त लिखा है कितना, केदारनाथ सिंह ने लिखा है, ठीक है। केदारनाथ सिंह जो है हमारा, केदारनाथ सिंह द्वारा रचित कविता बनारस से उद्गिरित। इस उदाहरण में कवि ने शिव की प्राचीन नगरी बनारस के वैभव का वर्णन किया है। कवि लिखता है कि, यह आपका प्रसंग हो गया। प्रसंग में अगर आप इतना भी लिखेंगे ना कि केदारनाथ सिंह द्वारा रचित कविता बनारस से लिया गया है, जिसमें हमारा बनारस शहर के जो वैभव है इसके बारे में, प्राचीन वैभव के बारे में बातचीत किया गया है, तो अब चलेगा। इसमें आप प्रसंग में ज्यादा कुछ नहीं लिखा जाता। सबसे मेन तो ये होता है, प्रसंग को अगर जितना भी आप सही लिखेंगे आपको यहाँ पे 1 ही मार्क्स मिलेगा। हाँ 1 से 2 मार्क्स कभी कभी दे दिया जाता है। सबसे ज्यादा तो हमारा व्याख्या है कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए मेरे दोस्तों, मैं व्याख्या कैसे लिया हूं। देखिए, बनारस शहर में वसंत अचानक उतर आता है, बिल्कुल सही बात है। बनारस शहर में जो हमारा वसंत है वो अचानक उतर आते हैं, किसी को भी पता नहीं चल पाते हैं, है ना। बनारस शहर में वसंत अचानक उतर आता है। तात्पर्य यह है कि बनारस अति वैभवशाली नगर है। जो हमारा बनारस है वह क्या है मेरे भाई, अति वैभवशाली शहर है या नगर है। यहाँ हर समय श्रद्धालु इस नगर के सौंदर्य को देखने के लिए या अनुभव को करने के लिए आते रहते हैं। यहाँ पे हर समय कोई ना कोई, आप इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे हर समय कोई ना कोई व्यक्ति आते रहते हैं और यहाँ के लोगों से अनुभव लेकर वह फिर वापस चले जाते हैं। इस तरह से स्टेटमेंट लिखना है। आगे कहता है कि बनारस के 2 प्रसिद्ध घाट लहरतारा और मुंडवाडी पर धूल का बावंडर उड़ाते हुए श्रद्धालु को कभी भी देखा जा सकता है। और कहता है कि लहरतारा और मंडवाडी की ओर से एक धूल का बाउंडर उठता है। धूल का बाउंडर का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि एक स्थान के धूल को उठा करके दूसरे जगह उड़ा करके ले जाते हैं, दूसरी जगह के धूल को उड़ा करके एक अपने स्थान पर लाकर रख देते हैं। यह है सर हमारा बसंत ऋतु की पहचान, ठीक है। तो मेरे भाई कहता है कि बनारस के 2 प्रसिद्ध घाट लहरतारा और मुंडवाडी पर धूल का बावंडर उड़ते हुए श्रद्धालु को कभी भी देखा जा सकता है। श्रद्धालु जन इन नगर में आकर आश्चर्यजनित चकित रह जाते हैं। और जो भी श्रद्धालु है भाई, जो भी व्यक्ति नया नया आते हैं तो देखते हैं हमारा वसंत के आगमन जैसे होते हैं मेरे भाई, जब हमारे शहर पे आते हैं बनारस शहर में तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखते हैं कि पूरे साल भर में यहाँ पे लोग नहीं आते हैं, लेकिन जब बसंत की ऋतु आती है तो पूरी तरह से लोग आ जाते हैं। साथ ही साथ बंदरों की आंखों में, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, बंदरों की आंखों में नमी छा जाती है, क्योंकि बंदरों को वहां रहने के लिए जगह नहीं मिल पाती। इस कारण से बंदरों की आंखों में नमी आ जाती है। खास करके उस भिखारी के कटोरे में चमक आती है जिसकी कटोरी पूरी तरह से खाली होती है। यह है सर हमारे बसंत ऋतु का आगमन, जिससे हमारे जनजीवन में उल्लास, जिससे हम उल्लास छा जाते हैं। समझ में आई? हाँ ऐसा ही आपको लिखना है भाई, D2 ऐसा लिखना है। और आप लोगों ने देखा टेस्ट सीरीज का पावर, ये टेस्ट सीरीज का पावर देखा नहीं देखा भाई? जिन्होंने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया उनसे पूछेगा। कल इंग्लिश कोर का एग्जाम था, 30 में से 28 क्वेश्चन यहीं से। इसीलिए मैंने आज 6 महीना पहले से आप लोगों को कहा था कि टेस्ट सीरीज में 440 क्वेश्चन डाला गया है सिर्फ इंग्लिश कोर में। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह से 420 क्वेश्चन मैंने डाल रखा है मेरे दोस्तों, सॉरी 420 नहीं 320 क्वेश्चन मैंने डाल रखा है आपका हिंदी इलेक्टिव में। जाएं कोर्स को ज्वाइन करें और जितना भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जो भी आपका होम साइंस, आपका जो भी सब्जेक्ट है, सारा सब्जेक्ट की यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। आप जाएं इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और मेरे दोस्तों आप लोग हमारे साथ आनंद ले सकते हैं। याद रखना है, ठीक है। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मात्र 99 रुपया का है। लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें। ऐसा मौका आपके जीवन में फिर दोबारा लौट कर आने वाला नहीं है। जल्दी से प्ले स्टोर से
मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना है भाई। ज्वाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम होगी नीचे जो नंबर दिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरे दोस्तों, आप लोगों को सारा चीज में मैं सिर्फ ये दिखाने के लिए आया था कि आपको कैसे प्रश्न पूछा जाता है। मैं ज्यादा चीज तो नहीं बताऊंगा, बस इतना बताऊंगा कि अगर आप फ्री में चाहते हैं प्रश्न का नोट्स, अगर आप चाहते हैं सर प्रश्न में कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगी, अगर आप लोग फ्री में देखना चाहते हैं, वो भी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं फ्री में, तो मेरे दोस्तों प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कीजिएगा। मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिएगा और ये क्रैश कोर्स को आप ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे कंटेंट में जाना है। कंटेंट में जाने के बाद ये आप देखेंगे यहाँ पे हिंदी इलेक्टिव का फोल्डर बना होगा। हिंदी इलेक्टिव के फोल्डर को ओपन करेंगे। मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ फॉर्मेट दिखाने आया था, ठीक है। फ्री में नोट्स चाहिए तो ले लीजिएगा। यहां से एक देखिएगा, यहां पे आपको मिलेगा क्या, मैं दिखाना चाहूंगा। एक मिलेगा मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन फोल्डर ओपन करना, ऑब्जेक्टिव नहीं। यहां पे जाकर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिएगा नीचे आपका सप्रसंग है ना मेरे भाई, यहाँ पे सप्रसंग का नोट्स आपको पूरी तरह से फ्री में मिल जाएगी। 18 पेज का नोट्स आपको फ्री में मिल जाएगा। तो जाइए जल्दी से सप्रसंग के सारे क्वेश्चन को देख लें एक बार। मैं बता नहीं पाऊंगा मेरे दोस्त इतना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। मैं सिर्फ फॉर्मेट बताने आया था कि आखिर आपको किस तरह से एग्जाम में लिखना है, किस तरह से आप अगर टैकल करेंगे अगर कोई भी क्वेश्चन ना आए तो, ठीक है। मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि सारा वो क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे डाल रखा है जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट होगी। तो जाइए फ्री में आप लोग नोट्स को प्राप्त करके आप लोग देख लेंगे एक बार सिर्फ कैसे लिखा गया है। जैसे मैंने यहाँ पे आज़ादी के बाद के बारे में बात किया है, जैसे देख सकते हैं भाई, ठीक है। जैसे 1947 के बाद से इन लोगों को इतने तरीके से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूं मेरे सामने एक ईमानदार आदमी है। औरत या बच्चा खड़ा है, मानता हूं कि हाँ मैं लाचार हूं, कंगाल या कोड़ी, या मैं भला चंगा हूं और कमजोर और एक मालूमी धोखेबाज। ये स्टेटमेंट वाला मेरे दोस्तों आप लोगों को देख लेना है। ये फ्री में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दे रहा हूं, जाके आप लोगों को देख लेना है। बाकी मैं अगला वीडियो में लेकर आ रहा हूं मेरे दोस्तों 5 मार्क्स का आपका पत्र लेखन, संचार लेखन, जनसंचार लेखन, संपादक लेखन, फीचर लेखन। ये सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को अगला वीडियो में पूरी तरह से बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। फिलहाल बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।